हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का अध्याय 3 जो कि है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, उससे रिलेटेड इनकी जो कहानी है इस पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अभ्यास प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पैराग्राफ को समझते हुए उस पर आधारित जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर को हम हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला पैराग्राफ क्या होता है। तो दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके गद्यांश हैं और इस पैराग्राफ को समझते हुए हमें इस पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पैराग्राफ कह रहा है कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी का कोई प्रसिद्ध निबंध लेखक है A.G. गार्डनर, उसका कहना है यानी वो कथन कहता है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, यानी लिखने की भी एक विशेष प्रकार की मानसिक स्थितियाँ होती हैं। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, यानी कि उस वक्त हमारे मन में कुछ उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है। ठीक है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्तियाँ आती हैं, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है। ठीक है, मस्तिष्क में क्या होता है, कुछ आवेग सा उस समय प्रतीत होता है। जब हम कुछ लेखन गहराई से लिखते हैं तो उसको लिखते वक्त, कथन लिखते वक्त कई सारी चीज़ें क्या होती हैं, व्यक्त होती हैं। तो इसमें भी वही चीज़ कह रहा है कि मानसिक स्थिति होती है और उस समय मन में कुछ अलग ही सा उमंग उठने लगती है, हृदय में कुछ स्फूर्ति सी आती है, यानी कि हृदय में कुछ फुर्तीलापन आता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना पड़ता है, यानी कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चलने लगती हैं कि हम लेख लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, उस समय हमें विषय की कोई चिंता नहीं होती। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। ठीक है, कोई भी विषय हो हमें उसमें हृदय का आवेग भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। ठीक है, जिस प्रकार हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम आ सकती है, उसी तरह मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। यानी कोई भी चीज़ खूंटी पर टांगने के लिए किसी भी प्रकार की खूंटी काम आ सकती है, उसी प्रकार से कह रहा है कि मन की भावना को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त हो सकता है। असली वस्तु है हैट, यानी कि रियल इसमें वस्तु है क्या, आपका हैट, खूंटी नहीं। ठीक है, जिस प्रकार से मन की भावना जरूरी है, विषय नहीं, उसी प्रकार से रियल है इसका क्या, हैट, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो अर्थात वस्तु हैं, विषय नहीं। ठीक है, मन के ही भाव क्या हैं, वस्तु हैं, विषय नहीं। तो यही है कि जो A.G. गार्डनर वो लिखते हैं तो उनके कहने की हृदय में अलग सी स्फूर्ति आती है, फुर्तीलापन आता है, विचार आता है, मस्तिष्क में क्या होती है कि मानसिक रूप से आवेग उत्पन्न होता है और उस वक्त हमें लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। जिस प्रकार अगर हमें हैट टांगना हो तो हमें खोटी की चिंता नहीं होती, किसी प्रकार की खोटी पर हम टांग सकते हैं। उसी प्रकार से मन की भावना कैसी भी हो, हमें किसी विषय को नहीं देखना पड़ता, हम उसे लेख लिख देते हैं, भले वो किसी भी विषय या किसी भी चीज़ के बारे में लिखा जाए। ठीक है, तो ये था आपके इस पैराग्राफ का अर्थ। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हम लिखेंगे, यानी कि आपको इस चैप्टर का नाम और इसके जो लेखक है उनके बारे में संदर्भ बनाना है। सबसे पहले आपको हेडिंग करना है कि इस पैराग्राफ को आप हेडिंग कैसे करोगे।
तो आपको पैराग्राफ का स्टार्टिंग का 2 लाइन और आखिरी का 2 लाइन हेडिंग बनाना है, यानी अंग्रेजी के प्रसिद्ध और लास्ट लाइन विषय नहीं, ये दोनों हम हेडिंग करेंगे और इसके बीच के प्रश्नों के उत्तर को देंगे। तो हेडिंग करने के बाद हम संदर्भ लिखेंगे। तो इस प्रकार से हेडिंग करेंगे। अध्याय 3 लिखेंगे क्या लिखूं काव्य में, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का ये चैप्टर है। पहले पैराग्राफ का हेडिंग है अंग्रेजी के, डॉट लाइन लास्ट वर्ड लिखेंगे विषय नहीं। अब हम लिखेंगे इसका संदर्भ, लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या संदर्भ, और यही संदर्भ आपको सारे पैराग्राफ्स में लिखने हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। तो दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश क्या है इसको पहले पढ़ते हैं कि हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ आवेग सा उत्पन्न होता है और लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। तो हमें इसने ही लाइन का रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो चलिए हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और इसमें लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि हृदय में नया जोश होता है, उस समय हमारे मन अनेकों विचार उत्पन्न होते हैं तथा हमारे हृदय में नया जोश होता है। उस समय हमें अपनी निबंध के शीर्षक का चिंता नहीं रही होती है। ठीक है, नहीं रही है। मानसिक उत्साह के कारण किसी भी विषय पर हम अपने हृदय के विचार व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, हृदय के विचार हम उस पर व्यक्त कर देते हैं। तो ये हो गया आपके रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न। प्रश्न है कि मनोभाव को व्यक्त करने के लिए लेखक ने क्या कहा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त हो सकता है, लेखक ने कहा है। ठीक है, मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त हम ले सकते हैं, यही बात लेखक ने कही है। तो ये हो गया आपके क पैराग्राफ के प्रश्नों के उत्तर। अब हम चलेंगे पैराग्राफ संख्या ख पर। हेडिंग करेंगे ख नंबर कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डनर का कथन है। ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के जो निबंध लेखन है A.G. गार्डनर, उनका कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंगें उठती हैं, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्तियाँ सी आती हैं, मस्तिष्क में कुछ ऐसे आवेग से उत्पन्न होते हैं कि लेख लिखना ही पड़ता है। यानी कि जो चीज़ें हमने फर्स्ट पैराग्राफ में बताई वही चीज़ें हैं कि जो लेखक गार्डनर हैं, यानी कि ये सेम पैराग्राफ इसमें दे चुका है, बस आगे लिखा है कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तो अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक गार्डनर जी जो हैं, उनका ही कथन है कि लेखन की विशेष मानसिक स्थिति होती है। यानी कि लिखने की क्या होती है, एक स्थिति होती है, और उस स्थिति में हम वही चीज़ें सोचते हैं जो हमें लिखना होता है। यानी मन में कई सारी स्फूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, लिखने की उमंगें उठती हैं, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति आती है और मस्तिष्क में कुछ ऐसे उत्पन्न वेग होते हैं, आवेग उत्पन्न होने लगते हैं जो कि लेख हमें लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। यानी कि जब हम लेख लिखते हैं, कुछ भी हम लिखते हैं, तो उसमें हमें विषय की कोई चिंता नहीं होती। हम क्या करते हैं कि उसे हम लेख पर लिखते ही जाते हैं, लिखते ही जाते हैं। फिर कह रहा है कि कोई भी विषय हो हमें अपने हृदय के आवेग को भर ही देता है। टांगने के लिए कोई भी खूंटी हो, ठीक है, दे सकती है। ठीक है, हैड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए, यानी कि अपने मन की भावना को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त नहीं है। असली वस्तु हैट या हैट है, खूंटी नहीं।
ठीक है। और इसी तरह मन के भाव अर्थात वस्तु है, विषय नहीं। यानी मन का भाव मेन वस्तु है, हमारा विषय नहीं। तो हमें अपने काम करने हैं, मन में जो भावें हैं उन्हें हमें लेखन में लिखते ही जाना है। उस समय हमारे वेग, मस्तिष्क में कुछ अलग ही आवेग चलता है, हृदय में स्फूर्तियाँ आती हैं, कई सारी चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं, सोचते हैं और लेख को लिखते हैं। तो हम लिखते ही जाते हैं। उसी बात को A.G. गार्डिनर ने कथन में ये सारी चीज़ें कही हैं। तो सेम वही चीज़ है, बस आपको पैराग्राफ में कुछ एक्स्ट्रा लाइनें अंडरलाइन हैं जिसकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो देखिए हम क्वेश्चन देखेंगे। इसका क्वेश्चन कह रहा है इसमें पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश इसका पूर्वक रहेगा, यानी कि जो मैंने आपको गद्यांश बताया है आपको वही गद्यांश इसमें भी लिखना है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए जो आपका रेखांकित अंश है आपको सिर्फ उसकी व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश देखिए क्या है इसमें कि लिखने की कोई विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है और मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। ठीक है, इतने का हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं हेडिंग के साथ इसकी व्याख्या को। हेडिंग करेंगे मुझे आज और डॉट लाइन विषय नहीं, यानी कि स्टार्टिंग के 2 वर्ड, आखिरी के 2 वर्ड, और फिर हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो हेडिंग करेंगे मुझे आज डॉट लाइन विषय नहीं है। संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि हमने आपको बताया। उसमें लिखेंगे कि निबंध लिखने की एक विशेष स्थिति होती है। उस समय हमारे मन में अनेकों विचार उत्पन्न होते हैं तथा हमारे हृदय में नया जोश होता है। उस समय हमें अपने निबंध के शीर्षक की चिंता नहीं रहती है। मानसिक उत्साह के कारण किसी भी विषय पर हम अपने हृदय के विचार को व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम इसमें अपना दोस्त देखेंगे, इस पर आधारित कुछ प्रश्न नीचे दिया है कि ख का कि तीसरे का ए, उपयुक्त गद्यांश में मनोभाव को क्या बताया गया है। उत्तर लिखेंगे इसका कि ए नंबर कि उपयुक्त गद्यांश में मनोभाव को अर्थात वस्तु बताया गया है। तीसरे का जो बी नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि लिखने की विशेष मानसिक स्थिति कैसी होती है। उत्तर लिखेंगे कि लिखने की विशेष मानसिक स्थिति इस प्रकार होती है कि हमें कोई भी चिंता नहीं रहती, हमारे हृदय में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं, साथ ही नया उत्साह भी उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए और बी का आंसर। अब हम देखेंगे पैराग्राफ संख्या ग को। अब हम देखेंगे पैराग्राफ संख्या ग को। कह रहा है ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। यानी कि जो निबंध उन्होंने लिखी है, तो ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो मन को स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कविता की उदात्त कल्पना रहती है और न असंख्यायिका लेखन की सूक्ष्म दृष्टि। ठीक है, कल्पना रहती है और ना ही असंख्यायिका लेखन की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुमति रहती है। तो कह रहा है कि ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मन की स्वच्छ रचनाएं हैं और इसमें कविता का उदात्त क्या है, कल्पना की जाती है। ठीक है, और असांख्यिकी लेखन में सूक्ष्म दृष्टि और विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति होती है। क्या होती है, इन सब में लेखक की सच्ची अनुभूति होती है। ठीक है, अनुभूति रहती है। फिर इसके आगे देखेंगे यहाँ पर
अनुभूति रहती है। लेखक की सच्ची जो भी भावना है वही इसमें व्यक्त की होती हैं। फिर कह रहा है कि उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, यानी कि उसके अंदर की जो सच्ची भावनाएं हैं उसी की सच्ची अभिव्यक्ति, यानी अपनी चीज़ों को व्यक्त करता है। ठीक है, उनमें उसका उल्लास रहता है। क्या रहता है? उनमें उनका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उनकी मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये निबंध उनकी मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा। ठीक है, इसमें न ज्ञान की गरिमा होती है और न ही कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपने ही दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, जिसमें हम संसार को अपनी दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। ठीक है, और अपने ही भावनाओं से इसे ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों न निबंध लिखूं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसी भाव की दृष्टि से जो चीज़ें संसार को देखते हैं उसी भावना को ग्रहण करते हुए क्यों न इस पद्धति का अनुसरण मैं भी लिखूं और क्यों न मैं निबंध लिखूं, पर मुझे 2 निबंध लिखने होंगे। वो कहते हैं कि मुझे 2 निबंध लिखने होंगे। तो इस पूरी पैराग्राफ में ये कहना चाहता है कि ऐसे निबंध की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मन की स्वच्छंदता। ठीक है, मन को स्वच्छंद रचनाएं होनी चाहिए और उसमें कविता की उदात्त रहती है, असंख्यायिकी लेखन, सूक्ष्म दृष्टि, विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ति, विवेचना, अनुभूति रहती है और उनमें सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। उसमें उसका उल्लास रहता है, यानी कि मन में जितनी भी भावनाएं हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, उल्लास होता है, हंसी खुशी के सारे बातें होती हैं। ये निबंध एवं मानसिक स्थिति से लिखे जाते हैं। ठीक है, जो ज्ञान की गरिमा रखती है, कल्पना की महिमा रखती है और जिसमें हम संसार को अपने ही दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें ये व्यक्त करता है। अब देखिए, कह रहा है इसमें प्रश्न पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे जो कि होगा क्या? पूर्वरत। और दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए। तो गद्यांश के रेखांकित अंश की हम व्याख्या लिखेंगे। तो संदर्भ लिखेंगे, क्या हो जाएगा आपका संदर्भ? पूर्वरत हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए हमें हेडिंग करना पड़ेगा। तो हेडिंग में लिखेंगे ऐसे निबंधों की और लास्ट के वर्ड लिखने होंगे। चलिए देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश आपके 2 लाइन है। एक है आपका लाइन यहाँ से, कि मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं, उनमें न कविता का उद्दान कल्पना रहती है और न ही असंख्यायिका लेखन की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचनाएं। उनमें लेखक की सच्ची अनुमति रहती है। ठीक है, अनुभूति रहती है। उसके बाद ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपने ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भावों से ग्रहण करते हैं। हमें इन दोनों पैराग्राफ की क्या करनी है? व्याख्या करनी है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो लिखेंगे हेडिंग ऐसे निबंधों डॉटेड लिखने होंगे। संदर्भ इसका पूर्वरत रहेगा। हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि निबंध मन की स्वतंत्र भावनाएं होती हैं। उनमें न तो काव्य की कल्पना रहती है, न लेखक लेखिका की गहरी दृष्टि और न विद्वानों की तर्कयुक्त समझ होती है। उनमें लेखक द्वारा अनुभव की व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो पहला अंडरलाइन है उसकी व्याख्या है। फिर हम पैराग्राफ चेंज करके जो सेकंड अंडरलाइन था उसको देखेंगे कि लेखक के अनुसार लिखते समय हमारे मानसिक ज्ञान मायने नहीं रखता है और न ही हमारी कल्पनाएं मायने रखती हैं। निबंध लिखते समय हम दुनिया को अपने तरीके से देखते और अपने भावों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, यही इस पैराग्राफ का क्या होगा? अर्थ होगा। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। तो इस पर आधारित तीसरे का ए नंबर प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में किस प्रकार के निबंध में सच्चे भाव की सच्ची अभिव्यक्ति होती है? इसका उत्तर लिखेंगे कि गद्यांश में उन निबंध की चर्चा की गई है
जिन्हें लेखक अपनी समझ के आधार पर लिखते हैं तथा इन्हीं निबंधों में सच्चे भाव की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके तीसरे के ए का आंसर। अब हम देखेंगे तीसरे का बी प्रश्न। बी प्रश्न कह रहा है इसमें कि निबंध की किन विशेषताओं का उल्लेख हुआ है। उत्तर लिखेंगे कि निबंध में मन की स्वच्छंद रचनाएं होती हैं। निबंध में लेखक का अनुभव व्यक्त होता है और निबंध में लेखक संसार की अपनी दृष्टि से देखता है, संसार को अपनी दृष्टि से देखता है। ठीक है, यही था आपके बी प्रश्न का उत्तर। अब हम चलेंगे पैराग्राफ संख्या घ पर। तो घ पैराग्राफ कह रहा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती, यानी कि उनकी जो आवाज़ें हैं वो दूर दूर तक नहीं पहुंचती। जो ढोल की आवाज़ें होती हैं वो क्या होती हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी कि जो दूर के ढोल हैं वो सुहावने होते हैं, उनकी जो आवाज़ें हैं वो दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, जब जो लोग हैं ढोल के पास बैठते हैं तो उनके कान के पर्दे क्या होते हैं, फटने लगते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है। तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार देते हैं। यानी मान लीजिए कि हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ ढोल बज रहा है, तो यहाँ पर जब पास में लोग बैठे हैं उनको ढोल की आवाज़ थोड़ी सी भी नहीं जचती है, वो उनसे दूर भागना चाहते हैं। लेकिन जो दूर वाले लोग हैं उनको वो ढोल की आवाज़ बहुत ही मधुर और बहुत ही सुनहरी सुनाई देती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि संध्या के समय किसी दूर के दूसरे के कान में वही मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। यानी कि अगर हम देखते हैं कि ढोल कहीं दूर बज रहा है तो हम सोचते हैं कि किसी न किसी की शादी ज़रूर होगी, तो अपने हृदय में क्या हम किसी विवाह के उत्सव को चित्रित करते हैं, यानी कि सोचने लगते हैं। तो कोलाहल में से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू यानी कि नई वधू, यानी कि कोलाहल के पूर्व घर में किसी कोने में बैठी हुई एक लज्जाशीला यानी कि नई नवेली बहू जो है की कल्पना वह अपने मन में ही कर लेता है। यानी दूर ढोल बज रहा है तो कोई सोचता है कि कोई नई नवेली दुल्हन आई होगी, इसलिए ढोल बज रहा है, तो अपने मन की कल्पना वो विचार कर लेते हैं। उस नववधू के प्रेम यानी कि उस नई बहू के प्रेम, उल्लास यानी कि उत्साह, संकोच यानी कि संकोच और आशंका यानी शक और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देता है। ठीक है, हृदय की कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को वह मधुर बना देता है।
क्योंकि उसके साथ आनंद का कर लो, उसके साथ आनंद का कर लो उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत। ठीक है, उत्सव, प्रमोद व प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती। उसकी जो कर्कशता है, आवाज़ें हैं, वो समीप अष्ट यानी जो पास में लोगों की कटु की प्रतीत नहीं होती है। और दूरस्थ लोगों के लिए वह अत्यंत मधुर बन जाती है। यानी कि पास लोगों के लिए बहुत ही वह कष्ट देती है, लेकिन दूरस्थ जो दूर लोग हैं उनको अत्यंत मधुरता का स्वर उससे प्राप्त होता है। तो ये था इस पैराग्राफ का अर्थ। अब हम देखेंगे पहला प्रश्न जो कि है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपका पूर्ववत रहेगा और लिखेंगे गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश है दूर के ढोल और कर देते हैं यहाँ तक, लेकिन हेडिंग करेंगे दूर के ढोल डॉट लाइन मधुर बन जाती हैं, यहाँ तक फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन का हम नाम हेडिंग करेंगे। उसके बीच हम इन पैराग्राफ्स की व्याख्या करेंगे। चलिए देखते हैं इस प्रश्नों के उत्तर को। लिखेंगे हेडिंग दूर के ढोल डॉट लाइन बन जाती है। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे कि लेखक के अनुसार व्यक्ति को दूर बज रहे ढोल की ध्वनि मधुर लगती है, जबकि ढोल के पास बैठे लोगों को वही ध्वनि कटुक प्रतीत होती है। ठीक है, वही ध्वनि ढोल से दूर किसी नदी के तट पर बैठे व्यक्ति को कानों में मधुर सी प्रतीत होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को बीत गई बातें तथा भविष्य में आने वाली बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जबकि वर्तमान से वह असंतुष्ट होते हैं। ठीक है, जबकि वर्तमान से वह क्या होते हैं, असंतुष्ट होते हैं। यही इस पैराग्राफ की क्या है, व्याख्या है। अब हम देखेंगे इस पर आधारित प्रश्न को। तो देखिए, घ का तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरे का ए, कि ढोल की कर्कशता समीपस्थ लोगों को कब कटु प्रतीत होती है। उत्तर लिखेंगे, ढोल की कर्कशता समीपस्थ लोगों के तब कटु प्रतीत नहीं होती जब ढोल किसी शुभ अवसर जैसे शादी आदि में बज रहा हो, क्योंकि उस उत्सव में नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच और आकांक्षा से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कठोर ध्वनि को मधुर बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपन ढोल की जो कठोर ध्वनि है वह मधुर बना देती है। ठीक है, अगला है इसमें तीसरे का दूसरा प्रश्न, कह रहा है दूर के ढोल सुहावने से क्या तात्पर्य है। उत्तर लिखेंगे, दूर के ढोल सुहावने अर्थ है कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती या दूर से दिखाई देती हैं वे हमें अधिक आकर्षक लगती हैं। ठीक है, ये हो गया आपके घ पैराग्राफ के तीसरे प्रश्न के उत्तर का। ठीक है, अब हम चलेंगे पैराग्राफ संख्या अंग पर। अंग पैराग्राफ लिखेंगे, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है। ठीक है, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। क्या होता है, उन्हें संसार का बड़ा ही मनमोहक चित्र प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं यानी जो बुजुर्ग हो गए हैं वो अपनी बाल्य अवस्था का तरुणावस्था से दूर हट आए हैं। वो अपनी बाल अवस्था से दूर तरुणावस्था यानी कि बुढ़ापे तक दूर हटकर आ गए हैं। उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बहुत सुखद लगती है, यानी कि उन्हें अपने बचपन की यादें बहुत ही सुखद लगती हैं, सुख प्रतीत करती हैं। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं, यानी बीते हुए पल का वह स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, यानी कि तरुणों जो छोटे बच्चे हैं यानी जो जवान लोग हैं
उनके लिए भविष्य उज्जवल होता है, यानी वो भविष्य को देखते हैं। लेकिन जो वृद्ध यानी बुजुर्ग लोग हैं वो अपने पीछे अतीत को देखते हैं। वर्तमान में दोनों को क्या है, असंतोष है, यानी कि दोनों को ही वर्तमान में कष्ट है। अगर कोई जवान व्यक्ति है तो अपने भविष्य को लेकर खुश है, और अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो वो अपने जो बचपन की आवश्यकता है उसको सोचते हुए, अतीत को सोचते हुए सुख होता है, लेकिन वर्तमान को नहीं देखता। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है। तरुण लोग जो होते हैं, जवान लोग जो होते हैं, वो भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, यानी जो वो भविष्य में देख रहे हैं वो चीज़ें वर्तमान में करना चाहते हैं। और वृद्ध जो हैं वो अपने अतीत को खींचकर, यानी बचपन को खींचकर वर्तमान में लाना चाहते हैं। जैसे कई लोग बुजुर्ग होते कहते हैं कि बचपन ही ठीक था, हम ना कमाते थे ना कुछ करते थे, जो चीज़ें थी बचपन में वो अच्छी थी। तो वो चीज़ों को क्या करते हैं, जो जवान लोग हैं वो अपने भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो अपने बचपन की चीज़ों को वर्तमान में लाना चाहते हैं। तो तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक, यानी कि जो तरुण हैं वो क्रांति में समर्थक लाना चाहते हैं, और वृद्ध लोग अतीत गौरव के संरक्षक को। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान जो है वो सदैव क्षुब्ध रहता है, यानी कि सदैव वर्तमान को वह जी नहीं पाते हैं, और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। इसीलिए वर्तमान काल में लोग कहते हैं कि सुधर जाओ सुधर जाओ। तो वही चीज़ है कि जो वर्तमान काल है वह सुधारों का काल बना रहता है। तो ये था आपके अंग प्रश्न का पैराग्राफ का व्याख्या। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो हम इसमें संदर्भ लिखेंगे। और दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए। तो रेखांकित गद्यांश की जो रेखांकित अंश है वो वे अतीत से लेके कहाँ तक है, अतीत गौरव के संरक्षक, यहाँ तक। तो चलिए हम इन 3 लाइन की व्याख्या करेंगे। हेडिंग कर लेंगे जो तरुण संसार, डॉट लाइन बना रहता है। अंग है कि जो तरुण डॉट लाइन बना रहता है। संदर्भ इसका पूर्ववत रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि वृद्धावस्था के लोग अपने बीते समय को याद करते रहते हैं। जिस प्रकार नौ युवकों को अपना भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है, उसी प्रकार वृद्धों को उनका भूतकाल। वर्तमान समय नौ युवकों और वृद्धों दोनों को असंतोष होता है, ठीक है, लेकिन नौ युवक अपने भविष्य को वर्तमान में तथा वृद्ध अपने भूतकाल को वर्तमान में देखना चाहते हैं, ठीक है। नौ युवक भविष्य के संबंध में समर्थक होते हैं तथा वृद्ध अपने भूतकाल के गौरव को संरक्षक होते हैं, ठीक है। तो ये थे इन रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए इस पर आधारित 4 और प्रश्न दिए गए हैं। तो अंग नंबर का तीसरे का ए प्रश्न कह रहा है कि तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं। उत्तर लिखेंगे कि तरुण भविष्य को वर्तमान में तथा वृद्ध अतीत को वर्तमान में लाना चाहता है। जो तरुण लोग हैं वो भविष्य को अपने वर्तमान में चाहते हैं, और जो वृद्ध लोग हैं वो अपने अतीत यानी बचपन को वर्तमान में लाना चाहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि बी नंबर, तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव किस प्रकार से देखना चाहते हैं। उत्तर लिखेंगे कि तरुण जीवन संग्राम के अनुभव को वर्तमान में लाकर देखना चाहते हैं। अगला है सी नंबर कि वर्तमान सदैव क्षुब्ध क्यों रहता है। उत्तर लिखेंगे कि तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है, ठीक है। अगला है इसका प्रश्न डी नंबर, वर्तमान काल को सुधारने का काल क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो लेखक ने वर्तमान काल को सुधारने का काल कहा है क्योंकि आज के समय में समाज को सुधार और प्रगति की आवश्यकता है, ठीक है। इसलिए लेखक ने वर्तमान काल को सुधारने का काल कहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके अंग पैराग्राफ के सभी प्रश्नों के उत्तर। अब हम चलेंगे पैराग्राफ संख्या 4 पर।
पैराग्राफ कह रहा है कि मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारने की आवश्यकता न हुई हो। यानी कि मनुष्य की जाति में जितने भी सारे इतिहास हैं, ऐसा उसमें एक भी काल नहीं था कि जिसमें मनुष्य को सुधारने की बात न की जाए, सुधारने की आवश्यकता न हो, ऐसा कोई काल नहीं हुआ। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारने का अंत कब हुआ? ठीक है, सुधारने का अंत कब हुआ? इतने सारे सुधारक हैं, लेकिन सुधारने का अंत अब कब होगा? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में भी सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। ठीक है, उन सारी चीज़ों में भी सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। सुधारकों का दल क्या होता है? नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं। क्या है? ये सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार होते जाते हैं। ठीक है, न दोनों का अंत है और न दोनों का सुधार, न दोनों का अंत है और न ही दोनों का सुधार है। जो कभी सुधार थे आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नौ सुधार किया जाता है। उन सुधारों का फिर नौ सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। तभी तो इस जीवन को हमने प्रगतिशील माना गया है। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में कह रहा है कि मनुष्य के पूरे इतिहास में जो सुधार की भावना है वो कल भी थी और आज भी है। इसकी कभी भी चीज़ को कमी नहीं की गई। यानी कि कई सारे जो महान व्यक्ति हैं, जैसे इन सारे भारत के इतिहास में नाम दिए गए हैं, इन लोगों ने भी कोशिश किया, लेकिन जो नगर और गांव-गांव में सारी चीज़ें हैं वो नए नए क्षेत्र में उत्पन्न होते जाते हैं। सुधारक जो है लेकिन जो नए नए सुधारक होते जाते हैं उन दोषों का ना अंत होता है न ही सुधार होता है। जो कभी सुधार थे आज वे दोष हो चुके हैं और उन सुधारकों का नौ सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ था आपका पैराग्राफ। हेडिंग देख लीजिए और अंडरलाइन कि मनुष्य जाति के डॉट लाइन माना गया है। अब इसमें जो अंडरलाइन है सिर्फ हम उसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको पता है कि पूर्ववर्त होगा। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हेडिंग जो हमने बोला वो करेंगे और रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। हेडिंग करेंगे मनुष्य जाति डॉट लाइन माना गया है। संदर्भ इसका पूर्ववर्त रहेगा। दूसरा नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि मनुष्यों के इतिहास में कोई ऐसा समय नहीं है जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो, अर्थात प्रत्येक क्षण सुधार हुए हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। लेखक कहते हैं कि प्रत्येक गांव और नगरों में समाज सुधारक पाए जाते हैं। जैसे जैसे नए क्षेत्र उत्पन्न होते हैं वैसे वैसे नए सुधारक भी उत्पन्न होते हैं। यानी नए क्षेत्र में नए सुधारक की जरूरत होने लगती है। भूतकाल में जो सुधार हुए वो भविष्य की जरूरत के अनुसार दोष हो गए हैं और फिर भी उनमें सुधार किया जाता है, अर्थात न तो दोषों की संख्या कम है और न सुधारों की। इसलिए इस जीवन को प्रयत्नशील माना गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपके के दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जीवन प्रगतिशील क्यों माना गया है। उत्तर लिखेंगे कि जीवन को प्रगतिशील माना गया है क्योंकि इसमें समय समय पर नए सुधार किए जाते हैं। तब पुराने सुधारों को फिर से सुधार किया जाता है। ठीक है, नए नए सुधार किए गए हैं और तथा पुराने सुधारों को फिर से सुधार किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पैराग्राफ के 3 प्रश्नों के उत्तर। अब हम चलेंगे आज के इस वीडियो का आखिरी पैराग्राफ 6 नंबर। हेडिंग करेंगे हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। ठीक है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य गौरव निहित है। यानी हिंदी की जो जितने भी प्रगतिशील साहित्य हैं उनका निर्माण किया जाता है
और उस निर्माता में जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि इस इतिहास का भविष्य गौरव निहित है, यानी कि इस इतिहास का कोई गौरव नहीं है, गौरव निहित है। कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। कुछ ही समय के बाद जो इनका साहित्य है वो अतीत बन जाएगा। और आज जो तरुण हैं यानी कि जवान लोग हैं, वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे, यानी कि वह बुजुर्ग होकर इस अतीत के यानी बीते हुए समय का क्या करेंगे कि पछताएंगे कि ये सारी चीज़ें बीत गई। ठीक है, स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा, यानी कि जब वो वृद्ध होंगे तो जो बच्चे थे वो क्या हो जाएंगे, तरुण हो जाएंगे। और फिर यही समय दोहराता जाएगा। जो भविष्य का सपना देखेंगे, फिर से तरुण लोग आएंगे, तरुण वृद्ध हो जाएंगे, फिर जो तरुण आएंगे वो भी भविष्य का सपना देखेंगे। तो दोनों ही स्वप्न क्या हैं, सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल क्या होते हैं, सुहावने होते हैं। क्या अच्छी बात इस कवि ने लिखी कि जो बचपन की चीज़ें हैं वो वृद्ध लोग याद करते हैं और जो तरुण लोग हैं वो अपने भविष्य को याद करते हैं। लेकिन जो वही तरुण वृद्ध हो जाते हैं तो अपने बचपन को वही वृद्ध याद करते हैं, और जो नए तरुण हैं वो फिर अपने भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं। यानी ये जो चीज़ें हैं वो दर पर दर चलती जाएगी, इसका अंत नहीं होने वाला है। तो वही चीज़ें इस पूरी कविता में यानी कि इस पूरी कहानी में लेखक ने लिखा है। अब देखिए, इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ जो कि पूर्ववत रहेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि इस पूरे पैराग्राफ को रेखांकित किया है तो हम इस पूरे लाइन की व्याख्या करेंगे। तो हेडिंग कर लेंगे, हिंदी में प्रगतिशील डॉट लाइन सुहावने होते हैं। हेडिंग करेंगे, हिंदी में डॉटेड होते हैं, संदर्भ इसका पूर्ववत है। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि हिंदी साहित्य में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। साहित्य के निर्माता समझते हैं कि साहित्य में भविष्य का महत्व समाया हुआ है, परंतु कुछ समय बाद यह साहित्य भी पुराना हो जाएगा तथा आज जो नवयुवक लोग हैं वह वृद्ध हो जाएंगे और अपने भूतकाल का स्मरण करेंगे, यानी याद करेंगे। साथ ही उनकी जगह पर जो नवयुवक आएंगे यानी कि तरुण लोग का समूह आ जाएगा जो अपने भविष्य का स्वप्न देखेंगे। नवयुवकों को और वृद्धों को देखो, सपना सुखद होता है, दोनों का सपना सुखद होता है, क्योंकि वर्तमान में सभी क्या हैं, असंतोष हैं। ठीक है, असंतुष्ट हैं इन सारी चीज़ों से, इसलिए सारी चीज़ें क्या हैं, बाद की सुखद लगती हैं। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है। पहला कि भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए क्यों सुखद है, और अथवा करके है कि प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य का निर्माण कर रहे हैं। हम लिखेंगे ए प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि साहित्य निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का महत्व समाया हुआ है। अब देखिए तीसरे का दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता का अर्थ है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में निरंतर सुधार और प्रगति करना। यही क्या है, प्रगतिशीलता का अर्थ है। तो इस प्रकार से हमने देखा आज के इस वीडियो में अभ्यास प्रश्न के सारे पैराग्राफ्स के प्रश्नों के उत्तर, जितने भी सारे प्रश्न दिए थे उनको भी हमने देखा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो क्लास 10th में हैं उनके लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।